एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूं अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सिलेबस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जो कि है बैंकिंग के बारे में। पूरे सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे कई सारे वीडियो लेक्चर्स में। आज का वीडियो लेक्चर होगा बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया के ऊपर, जिसमें डिटेल में डिस्कशन होगी शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को एक बढ़िया तरीके से समझना। बैंकिंग सिस्टम किसी भी देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पैसे की जरूरत है और ये पैसा मैनेज होता है बैंक्स के द्वारा। हमारे देश में भी यानी इंडिया में भी मनी मार्केट का बहुत बड़ा रोल है तरक्की में। इसे दो हिस्सों में पढ़ा जाता है। एक तो होता है ऑर्गेनाइज सेगमेंट और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की, वही देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि उसके अंदर आ जाते हैं कई सारे इंस्टीट्यूशन जो कि हैं कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और भी कई प्रकार के बैंक्स, जिसे हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। और जब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट की, उसमें आ जाते हैं प्राइवेट मनी लेंडर्स जो कि मन चाहे रेट के ऊपर पार्टीज को उधार प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में भी बैंकिंग बहुत तेजी से बदला है। बैंकिंग हमारे लिए कोई नई टर्म नहीं है। सन 1809 से इंडिया में बैंक्स का चलन चलता जा रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ बंगाल, उसके बाद आया बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि 1840 में बनाया गया, फिर आया बैंक ऑफ मद्रास। इसी तरीके से बैंक्स आते गए और देश की तरक्की में अपना अपना पार्ट प्ले करते चले गए। अब हम बात करते हैं आज के समय की। इंडिया में बैंकिंग को रेगुलेट किया जाता है, वह भी काफी सख्ती के साथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है ये देखने के लिए कि कोई भी बैंक किसी भी प्रकार की गलती ना करे। जिन लोगों ने बैंक में अपना पैसा रखा है, उनके पैसे के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई आंच ना आ पाए। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ। इंडिया में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, जिसे कि 1949 में लागू कर दिया गया था। उसमें ये डिफाइन किया गया है कि एक बैंक के क्या क्या काम होते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन है सेक्शन 5 सब सेक्शन बी में, जिसमें ये बोला गया कि बैंकिंग का मतलब है एक्सेप्ट करना। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एक्सेप्ट करना है बैंक ने। बैंक ने एक्सेप्ट करने हैं पैसे जो कि पब्लिक में से कोई भी आता है और बैंक में अपने पैसे जमा करवाता है। अब जो पैसा बैंक के पास इकट्ठा चला जाता है, उसे लेंड किया जाता है। लेंड किया जाता है लोन की तरह से। बैंक उस पैसे को इन्वेस्ट भी करता है। तो इसी प्रकार से पैसे का लेन देन करना बैंक का एक अहम फंक्शन है। दूसरा पॉइंट इस डेफिनेशन के अंदर ये बोला गया, रीपेएबल करना। जब भी कोई पर्सन जिसने बैंक में अपना पैसा रखा है, वो उस पैसे को मांगता है वापस, तो यह बैंक की ड्यूटी है कि उसे वह पैसा उसी समय दे देना पड़ेगा। अब किस प्रकार से पैसा निकाला जाएगा? विड्रॉ करने के कई सारे साधन हैं, जैसे कि चेक से, ड्राफ्ट से, ऑर्डर देकर। यहाँ पर वर्ड लिखा है अदरवाइज। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, कस्टमर ऑनलाइन, नेफ्ट करा के या आरटीजीएस करवा के भी अपना पैसा एक अकाउंट से जब चाहे निकलवा सकता है। तो माय डियर लर्नर्स,
इस डेफिनेशन के बाद मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लेक्चर डालूं आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में किस प्रकार के बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। इंडिया में तीन मेन प्रकार के बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। कमर्शियल बैंक्स, जो कि आज का हमारा टॉपिक है डिटेल में डिस्कशन का। दूसरे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक देश की तरक्की के लिए पैसे की जरूरत है, तो कोई भी इंडस्ट्री हो, ट्रेड हो, कॉमर्स हो या एग्रीकल्चर हो, उसे पैसे की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज के लिए भी कई प्रकार के बैंक्स बनाए गए। अगर हम बात करें 1964 की, उस समय इंडिया में बनाया गया द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे कि आईडीबीआई भी बोला जाता है। ये एक मेन बैंक है जो कि फाइनेंस देता है बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को और जरूरत पड़ने पर रीफाइनेंस भी कर देता है लोन्स को। कई और इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए इंडस्ट्री की तरक्की के लिए, जैसे कि द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और भी बहुत सारे। उसके बाद बारी आई नेशनल हाउसिंग बैंक्स की। 1988 में दो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जिसमें नेशनल हाउसिंग बैंक का एक बहुत ही अहम रोल था। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो हाउसिंग फाइनेंस के लिए पैसा प्रोवाइड करता था। समय बदलता गया और भी कई प्रकार के बैंक्स आते गए, जो कि हम एक एक करके आने वाले वीडियो लेक्चर्स में काफी डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स की। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल है कमर्शियल बैंक्स का। ये ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में। ये वे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनकी कई सारी ब्रांचेस होती हैं। पब्लिक का इनके ऊपर काफी विश्वास होता है। पूरी मार्केट में अगर हम बैंकिंग ऑपरेशंस की बात करें तो मेजर शेयर जो बिजनेस का है वो कमर्शियल बैंक्स का ही होता है। कमर्शियल बैंक्स को दो मेन भागों में बांटा जा सकता है, जो कि हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। यहाँ पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि शेड्यूल्ड बैंक जो है, इसको बनाने के पीछे सारा रोल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट का। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट को इनेक्ट किया गया था 6 मार्च 1934 को और इसकी कमेंसमेंट मतलब शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इस एक्ट में एक बहुत ही मेन बात बोली गई, जो कि ये थी कि हर एक बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड होना बहुत ही जरूरी है, तभी लोगों का कॉन्फिडेंस बैंकिंग में बना रहेगा। इसी के लिए बनाया गया था सेकंड शेड्यूल, और जो भी बैंक चाहता है इस सेकंड शेड्यूल के अंदर इंक्लूड होना, उसे एक क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। उस क्राइटेरिया में कई सारे रूल्स हैं जो निभाते हुए ही उसे इसके अंदर इंक्लूजन मिल सकती है। अब क्या है ये रूल्स? ये रूल्स हैं सेक्शन 42 सब सेक्शन 6 और क्लॉज ए में। अब जानते हैं कि ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वह चाहे तो इन्हीं कंडीशंस को चेक करेगा और उसके बाद ही इंक्लूड करेगा किसी भी बैंक को अपने सेकंड शेड्यूल में। कंडीशंस हैं, सबसे पहली कंडीशन है मिनिमम वैल्यू ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स के बारे में। यहाँ पर एक्ट में ये बोला गया है कि किसी भी बैंक की जो पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स हैं वह 5 लाख जरूर होने चाहिए, उससे कम बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी। रियल वैल्यू ऑफ एसेट्स ली जाएगी। रियल वैल्यू का मतलब है कि अगर उन एसेट्स को बेचा जाए तो कितने पैसे रियलाइज होंगे, और ये वैल्यू का निकालते समय
उसमें से एसेट्स की वैल्यू में से डिडक्ट मतलब माइनस किया जाएगा आउटसाइड लायबिलिटीज को। इसके अंदर ऐड कर लिए जाएंगे फ्री रिजर्व्स। जब इस वैल्यू को निकाला जाएगा और उस समय अगर किसी भी प्रकार की कोई डिस्प्यूट अराइज होती है तो वहां पर रिजर्व बैंक के पास फाइनल डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है और जो वे डिटरमिन करेंगे वैल्यू, उसी वैल्यू को ही फाइनल माना जाएगा। दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। जैसे कि मैं और आप जो लोग जाके बैंक में अपना पैसा जमा करवाते हैं, तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रूल बनाया कि रिजर्व बैंक के द्वारा डिटेल में चेकिंग की जाएगी बैंक के हर एक एस्पेक्ट की, कि वह कितना साउंड है, कितनी उसकी पोजीशन पैसे के तौर पे बढ़िया है, और ये भी देखा जाएगा कि बैंक अपने अफेयर्स मतलब अपने काम किस प्रकार से कर रहा है। यहाँ आपको एक वर्ड दिख रहा है जो कि है डेट्रीमेंटल, जिसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जिससे डिपॉजिटर को किसी भी तरीके का नुकसान हो। रिजर्व बैंक के द्वारा डिटेल में चेकिंग तो की ही जाएगी, उसके साथ क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, जिन लोगों ने बिजनेस के पास अपना पैसा रखा है उनकी सेफ्टी क्या है, जो बैंक ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं वह किस प्रकार की हैं, फाइनेंशियली कितना साउंड है, क्या बैंक अपनी लायबिलिटीज को समय आने पर अच्छे से पे करता है। इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए ही आरबीआई ये डिसाइड करेगा कि एक बैंक को सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड करना है या फिर नहीं। जैसे जैसे इंडिया की नीड्स बदलती गई वैसे वैसे कई नए पॉइंट्स इसके अंदर ऐड होते गए। जैसे कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको लर्न करना है कि जब ईयर 1966 आया उस समय स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को भी एलिजिबल कर दिया गया कि वह इस क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हैं और सेकंड शेड्यूल में खुद को एंटर करवा सकते हैं। फिर आया ईयर 1975 और उसमें रीजनल रूरल बैंक्स को भी ये इजाजत दे दी गई कि वह भी क्राइटेरिया पूरा करने के बाद अपने आप को शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में डलवा सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ आता है कि सेकेंड शेड्यूल में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आ सकते हैं और वह कंपनी आ सकती है जिसने अपने आप को कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी का एक ओहदा दिलवाया है। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है, या कोई भी कॉरपोरेशन या कंपनी जिसने चाहे अपने आप को फॉरेन के किसी एक्ट के द्वारा रजिस्टर करवाया है, वह अपने आप को शेड्यूल्ड बैंक के अंदर एक क्राइटेरिया फुलफिल करके रजिस्टर करवा सकता है। अब जैसे कि इंक्लूड किया जाता है तो यह कंडीशन कंटिन्यूटी में पूरी होनी चाहिए। जैसे भी रिजर्व बैंक को यह लगेगा कि ये कंडीशन कंटिन्यूसली फुलफिल नहीं हो रही है, उसी समय उस बैंक को इस लिस्ट से बाहर करने का अधिकार भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। पर सुनवाई का हक तो इंडिया में सबको है, तो उसी प्रकार से अगर कोई कमी नजर आती है तो रिजर्व बैंक समय देता है, अपॉर्चुनिटी देता है एक शेड्यूल्ड बैंक को कि वह अपनी पेड अप कैपिटल को बढ़ा ले या जो भी गलतियां उसने करी हैं उन डिफेक्ट्स को रिमूव कर दे, अपने अफेयर्स को अच्छे से चलाए और दोबारा से शेड्यूल बैंक से निकलने का जो भी उसकी प्रॉब्लम है उससे उभर पाए। जो भी बैंक अपने आप को शेड्यूल बैंक के तौर पर रजिस्टर करवा लेता है वह कई सारे फायदे ले सकता है, जैसे कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन्स ले सकता है या समय आने पर उधार भी ले सकता है, और ये उधार मिलेगा बैंक रेट के ऊपर जो कि आरबीआई निर्धारित करता है। ऑटोमेटिकली वो अपनी मेंबरशिप पा लेता है एक क्लियरिंग हाउस की भी। और भी कई सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं रिजर्व बैंक के द्वारा, पर उसे समय समय पर जितने भी रिजर्व्स आरबीआई मेंटेन करने को बोलता है वह सारे रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं। ये हुए शेड्यूल्ड बैंक्स, और जो भी बैंक ये क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता वह नॉन शेड्यूल्ड की कैटेगरी में आ जाता है।
तो इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में और सीखेंगे अगले तरह के बैंक्स। तो जुड़े रहिए।